दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे कि संविधान संविधान सभा राष्ट्रीय सभा के कार्यों पर प्रकाश डाले। संविधान सभा या फिर राष्ट्रीय सभा के कार्यों पर प्रकाश डाले, इसी क्वेश्चन को संविधान सभा या फिर राष्ट्रीय सभा के उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक बात क्लियर करा दें कि ये संविधान सभा या फिर राष्ट्रीय सभा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे अपने देश के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, बल्कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में। चैनल पर नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो संविधान सभा या फिर राष्ट्रीय सभा है, इसके प्रमुख कार्य क्या है या फिर इसकी उपलब्धियाँ क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो संविधान सभा ये कैसे बना, राष्ट्रीय सभा ये कैसे बना हुआ है। जब हम आपको 1789 का क्रांति का वीडियो करा रहे थे, उस टाइम जो हम इस क्वेश्चन का आंसर करवा रहे थे, उसी टाइम आपको बताए थे कि जो फ्रांस है, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक में जो फ्रांस है वो निरंकुश राजतंत्र उस टाइम में स्थापना था और निरंकुश शासन वहाँ पर चल रहा था। उस टाइम में जो राजा था लुई 16वां, वो अपने प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचता था, वो सिर्फ अपना भलाई देखता था, अपना विलासिता देखता था। और उस टाइम में जो समाज है फ्रांस का वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको, और फिर आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो संविधान सभा या फिर राष्ट्रीय सभा है इसके उपलब्धि और कार्यों को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना थी। मतलब 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी मतलब क्या, 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक के बीच का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक में जो 1780-90 ये है आपका 18वीं शताब्दी का अंत। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना थी। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग जिसको पादरी वर्ग भी कहा जाता था, द्वितीय वर्ग जिसको सामंत वर्ग कहा जाता था, और तृतीय वर्ग जो सामान्य जनता के वर्ग थे, जो सामान्य जनता के लोग थे, उनको तृतीय वर्ग कहा जाता था। पहले 2 वर्गों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो पहले 2 वर्ग थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, उनको कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि करों का पूरा बोझ तृतीय वर्ग पर था, जबकि टैक्स जो है वो सिर्फ तृतीय वर्ग से लिया जाता था। ठीक है, आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अन्याय के कारण जनता में भारी असंतोष फैल गया। इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि जो सबसे मान लीजिए कि 1% क्या है, प्रथम वर्ग के लोग हैं, ठीक है, 1% क्या है, द्वितीय वर्ग के लोग हैं, और 98% लोग तृतीय वर्ग में हैं, और इनसे टैक्स लिया जा रहा है। और मजे कौन कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। वहाँ पर राजा कर रहा है, राजा विलासिता में जी रहा है। जो पादरी वर्ग है वो विलासिता में जी रहा है। जो सामंत वर्ग है वो विलासिता में जी रहा है, रईसी में जी रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, नाच देख रहा है। ठीक है, तो इनको क्या वो गुस्सा आया, ये लोग सोच रहे हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग को उतना पैसा नहीं मिल पाता, उतना फायदा नहीं हो पाता कि हम लोग खाना भी खा सके। उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्या भूखमरी छा गया था इन लोगों में, तो बहुत क्या तो असंतोष फैला हुआ था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 1789 ईस्वी में जब राजा लुई 16वें ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, स्टेट्स जनरल का जब बैठक बुलाया था, ठीक है, 1789 ईस्वी में, ये जो स्टेट्स जनरल है इसमें सिर्फ जो इस देश का या फिर कह सकते जो लुई 16वां का प्रतिनिधि वर्ग था, सिर्फ उसको बुलाया गया था। ठीक है, उसको बुलाया गया था। तब तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। प्रतिनिधि वर्ग का मतलब कैसे, स्टेट्स जनरल का मतलब होता है जैसे जो प्रथम वर्ग है, ठीक है, जो प्रथम वर्ग है उसके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जो द्वितीय वर्ग है उसके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, और जो तृतीय वर्ग है उसके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग होता था कि कौन सा कानून पास होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए ऐसा नहीं कि जैसे प्रथम वर्ग में अगर 10 लोग हैं, द्वितीय वर्ग में अगर 10 लोग हैं, और इसमें अगर 80 लोग हैं, तो इस तरह से 80 वोट ये नहीं दे सकता था, ये 10 नहीं दे सकता था। इधर से एक वोट आता था, इधर से एक वोट आता था, और इधर से एक वोट आता था। ठीक है, अब जिधर 2 वोट हो जाएगा वही लोग का कानून पास हो जाएगा। तो ये जो दोनों हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, को एक तरफ वोट दे देते, और हमेशा ये जो तृतीय वर्ग वाला है वो छटा जाता था, इसलिए इसके बात को कभी सुना नहीं जाता था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1789 ईस्वी में जब राजा लुई 16वें ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। अब ऐसा मान लीजिए जैसे 3 लोग हैं, इसमें से एक लोग कुछ अलग बोल रहा है और 2 लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, तो 2 लोगों वाला बात सुन ले रहा है और ये जो फटा जा रहा है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से जो तृतीय वर्ग था इसका कोई वैल्यू नहीं था, और ये दोनों क्या तो सेटिंग हो गया था, और दोनों एक तरह का बात बोलता था, क्योंकि दोनों रईस है तो अपने हिसाब से बात कर रहा था। तो आगे इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, तब तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा या फिर संविधान सभा घोषित कर लिया। ये किस लिए किया था, क्योंकि राजा क्या करता है, राजा प्रजा का भलाई करता है, देश के बारे में सोचता है।
तो जब देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तृतीय वर्ग का है और उन्हीं का बात को नहीं सुना जा रहा है, तो इन्होंने क्या खुद को बोल दिया कि अब हम लोग ही राष्ट्रीय सभा हैं। जब देश जो है जो राजा है वो देश को चलाता है संविधान से, तो जब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसी का बात को अब नहीं सुन रहे, तो इन्होंने क्या किया, असंतोष होते हुए इन्होंने क्या किया, खुद को ही राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। क्योंकि आपको काम क्या किसका करना है, जैसे राजा है या फिर जिसको नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को काम किसके लिए करना है, जनता के लिए करना है। अब जनता का बात ही नहीं सुन रहा है वो, तो क्या करेगा, जनता खुद बोलेगा कि अब हम लोग एक कानून है, हम लोग ही राष्ट्रीय सभा है, जो करेंगे अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, खुद को ही राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। उनका उद्देश्य केवल शासन में भागीदारी प्राप्त करना नहीं था। हालांकि इनको भागीदारी हम आपको बताया था कि तीन, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग को भाग लेने का अधिकार था, लेकिन ये लोग सिर्फ भागीदारी प्राप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि फ्रांस में ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें जनता को अधिकार मिले, कानून सबके लिए समान हो और राजा की निरंकुश शक्ति सीमित हो जाए। इस तरह का वो व्यवस्था वो लोग चाहते जो तृतीय वर्ग के लोग थे। इसी राष्ट्रीय सभा ने फ्रांसीसी क्रांति को नई दिशा दी और आधुनिक लोकतांत्रिक फ्रांस की नींव रखी। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये पूरा कहानी नहीं समझ में आया होगा आपको, अभी ये पूरा कहानी आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सभा या फिर जो संविधान सभा है उसके प्रमुख कार्य क्या है, फिर इसकी उपलब्धियां क्या है। कई बार उपलब्धि भी पूछा जाता है, तो सेम बात है, दोनों में से कुछ भी पूछता है तो आप सेम आंसर लिखेंगे। पहले जो इसको उपलब्धि या फिर कार्य वो है सामंती व्यवस्था का अंत करना। क्या है, सामंती व्यवस्था का अंत यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होगा सामंती व्यवस्था का अंत करना, ठीक है। ये सबसे पहले इसका काम था संविधान सभा का। राष्ट्रीय सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था को समाप्त करना था। फ्रांस में सामंतों और पादरियों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे किसानों से तरह तरह के कर और बेगार वसूलते थे। राष्ट्रीय सभा ने इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। किसानों को सामंती बंधनों से मुक्ति मिली और सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान माना गया। इससे सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। तो सामंती व्यवस्था का अंत करना सबसे पहले इसका काम था, क्योंकि पहले से जब लुई 16वां यहाँ पर राजा था तो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, आपको हम पहले ऊपर बताए। तो जो ऊपर के 2 वर्ग थे वो बहुत ही रईसी में जीते थे, और तीसरा वर्ग था वो बहुत ही गरीबी में जी रहा था, और इसके बावजूद भी इसी से टैक्स भी लिया जाता था, और जो ऊपर 2 वर्ग थे उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के जब इन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया, तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो किया जो सामंती व्यवस्था उसको अंत किया। दूसरा जो इसका काम हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सभा या फिर संसदीय सभा का, वो है मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी की। अब 26 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने, राष्ट्रीय सभा कौन, तृतीय वर्ग ने मानव और राष्ट्रीय नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी कर दी। इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। पहले क्या था, जो पादरी वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, सिर्फ उसी को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जो तृतीय वर्ग था जैसे किसान, वकील, शिक्षक, ठीक है, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, ये सबको कोई अधिकार नहीं था। तो सबसे पहला काम किया गया, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें यह किया गया कि सभी जो मनुष्य वो जन्म से ही स्वतंत्र समान है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार, मतलब अगर उसके साथ अन्याय होता है तो प्रतिरोध कर सकता है या फिर उसका विरोध कर सकता है वो। कानून सबके लिए समान होगा और किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म या फिर पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म या फिर पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब अगर कोई पादरी है तभी उसके लिए सेम कानून, और अगर कोई मजदूर है, किसान है, तभी उसके लिए सेम कानून होगा, ठीक है। यह घोषणा आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधारशिला मानी जाती है। उस टाइम के हिसाब से ये उस टाइम का मानवाधिकार का आधारशिला माना जा रहा है, ठीक है। मतलब आज के टाइम का जो हमारा मानवाधिकार है, जो हमारा लोकतंत्र है, ये उस टाइम में इस तरह का नींव वहां पर डाला गया था, ये समझिए। अब दूसरा जो है हम लोग संविधान सभा का कार्य देखते हुए संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, राष्ट्रीय सभा का सबसे बड़ा कार्य 1791 ईस्वी का संविधान बनाना था। इस संविधान द्वारा फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। 1791 में क्या किया गया, संविधान बनाया गया, ठीक है, और कहा गया कि जो निरंकुश राजतंत्र उसको समाप्त कर दे, मतलब राजा यहाँ पर शासन नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, लोग शासन करेंगे, ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से कानूनी रूप से शासन करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर कोई फैसला ले लेगा, ठीक है। राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और उसे संविधान के अनुसार शासन करने के लिए बाध्य किया गया। अब वो क्या करता है, उसको मतलब कानून के रूप में उसको बाध्य किया गया कि आप इस तरह से शासन करेंगे। राजा पहले क्या है, खुद सब फैसला लेता था, खुद न्याय करता था, खुद टैक्स लगाता था, सारा काम उसके हाथ में था। लेकिन अब जब संविधान बन गया
तो अब राजा क्या है, संविधान के हिसाब से काम करता है। शासन के तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग निर्धारित किया गया। इससे मनमाने शासन का अंत हुआ। आज हमारे देश में जैसे भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर जो विधायिका है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तीनों अलग अलग है, ठीक है। तब जाकर के देश चल पा रहा। नहीं तो अगर तीनों एक ही जगह पर होता, तीनों एक ही लोग के हाथ में होता, तो आराम से वो कुछ भी कर सकता था। चौथा जो यहाँ पर हम लोग कार्य देखते हैं वो है चर्च के अधिकारों में कमी। चर्च के अधिकारों में कमी कर दी गई। क्रांति से पहले चर्च फ्रांस की सबसे बड़ी धार्मिक और आर्थिक संस्था थी, क्योंकि चर्च के पास ही बहुत ज़्यादा भूमि था, पादरी लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, और वो क्या है कि विशेषाधिकार उनको प्राप्त था, और बहुत ही रईस लोग थे वो लोग, ठीक है। तो क्रांति से पहले चर्च फ्रांस की सबसे बड़ी धार्मिक और आर्थिक संस्था थी। उसके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी, तथा वह जनता से धार्मिक कर भी वसूलता था, और लोगों से वो क्या है तो धार्मिक कर भी वसूलता था। ये सारी चीज़ों को हम जब आपको 1789 का क्रांति पढ़ा रहे थे उस टाइम बता चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सभा ने चर्च की अधिकांश भूमि को राज्य के अधीन कर दिया और पादरियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, चर्च का जो पादरी था या फिर जो चर्च का संपत्ति था, ठीक है, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, सरकारी घोषित कर दिया गया। मतलब अब राज्य के अधीन कर दिया गया। जब सारा संपत्ति जो है वो राज्य के काम आएगा, इस तरह से उसके अधीन कर दिया गया। और जो पादरी लोग थे उनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया कि आप सरकारी पुजारी, इस तरह से समझिए, ठीक है। अब उनका वेतन राज्य देने लगा, और जो पादरी लोग थे उनके पास पहले बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत ज़्यादा जमीन भूमि था, लेकिन अब उनको क्या है तो राज्य उनको वेतन देने लगा। इससे चर्च की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति कम हुई तथा राज्य की आय में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, जो चर्च के पास आर्थिक शक्ति था, राजनीतिक शक्ति था, वो फैसले ले सकता था, अब वो शक्ति जो है कम हो गया, और राज्य का जो आय है उसमें वृद्धि देखने को मिला। अगला जो यहाँ पर इनके द्वारा कह सकते हैं कि कार्य या फिर उपलब्धि है, वो है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार करना। राष्ट्रीय सभा ने पूरे फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। पुराने प्रांतों को समाप्त करके देश को 83 विभागों में बांटा गया। अब देश को क्या है तो 83 विभागों में बांटा गया, डिविजनल में। प्रत्येक विभाग में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। स्थानीय प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया। कहा जा रहा है कि इससे शासन पहले की अपेक्षा अधिक सरल और उत्तरदायी बन गया तथा पूरे देश में एक समान प्रशासन स्थापित हुआ। दोस्तों फ्रांस, आज आप देखते हैं कि फ्रांस ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बहुत ही चुपचाप रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। वो पहले से बहुत ज़्यादा लड़ाकू लोग थे, ठीक है, बहुत ही युद्ध करते थे। एक टाइम ऐसा था कि जो फ्रांस है, कह सकते हैं जो फ्रांस है वो पूरे यूरोप पर सब पर कब्जा कर लिया, पूरे यूरोप के देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। आज वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हो गए, बहुत ही शांति से जी रहे हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अगला जो इसका उपलब्धि या फिर कार्य हम लोग देखते हैं वो है न्यायिक सुधार। राष्ट्रीय सभा ने न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। पुराने विशेष न्यायालयों को, कहा जा रहा है कि जो पुराने विशेष न्यायालय उनको समाप्त कर एक नया समान न्याय प्रणाली लागू की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति नियमों के अनुसार होने लगी तथा मनमाने दंड देने की प्रथा समाप्त की गई। जो मनमाना दंड राजा जैसा चाहता था वैसा दंड देता था, तो इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। इससे न्याय व्यवस्था अधिक निष्पक्ष और आधुनिक बनी तथा जनता का विश्वास बढ़ा। जैसे कि फांसी का सजा हर बार तो नहीं हो सकता, चोरी कोई किया तो उसके लिए फांसी तो नहीं दिया जा सकता, चोरी के लिए अलग है, छीना छोरी के लिए अलग है, डकैती के लिए अलग है, ठीक है, मारपीट के लिए अलग है, मर्डर के लिए अलग है, रेप के लिए अलग है। तो हर एक काम के लिए, मतलब हर एक गुनाह के लिए अलग अलग सजा है। तो इस हिसाब से ये व्यवस्थित तरीके से सजा भी होने लगा। जबरदस्ती किसी को भी मनमाने तरीके से दंड नहीं दिया जाने लगा। सातों जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है आर्थिक सुधार। फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लुइस सोलवा था उस टाइम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था, जगह जगह पर वो युद्ध करने लगा था, और जो पादरी वर्ग था या फिर जो द्वितीय वर्ग था वो लोग बहुत ही खर्चा कर रहे थे। तो जो पूरा देश है वो कर्ज में डूब चुका था, खाने के लाले पड़े थे, मतलब खाना नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तो फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था। राष्ट्रीय सभा ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया। अब राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, राज्य की आय बढ़ाने के लिए जो चर्च की संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। आंतरिक व्यापार पर लगे अनेक कर समाप्त किए गए। जो आंतरिक व्यापार मतलब देश के अंदर जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया था पहले, उनको समाप्त कर दिया गया, और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया कि अब लोग टैक्स फ्री व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कर व्यवस्था में सुधार कर सभी नागरिकों पर समान रूप से कर लगाने का सिद्धांत अपनाया गया। इन सुधारों से आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास किया। जैसे आज के टाइम में हमारा क्या है, आप कितना भी कमाते हैं सेम टैक्स लगेगा। 10% टैक्स है नागरिकों के ऊपर तो 10% ही लगेगा। आप चाहे 40 करोड़ कमा लीजिए या फिर 40 लाख कमाइए, सेम टैक्स लगेगा। तो इसी तरह से व्यवस्था उस टाइम भी लगाया गया, और किसी पर भी ज़्यादा या फिर कम टैक्स नहीं लगाया गया।
8वां नंबर पॉइंट हम लोग समझते हैं, समानता की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सभा ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जो पादरी के घर में जन्म लेता था या फिर जो कुलीन वर्ग के घर में जन्म लेता था, उनको विशेष अधिकार देते थे, ठीक है, मिलता था। तो इन सब चीज़ों को जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। सरकारी पद अब केवल कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित नहीं रहे, बल्कि योग्यता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए खुले कर दिए गए। इससे समान अवसर की भावना विकसित हुई और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जो सरकारी पद थे, मतलब राजा के दरबार में कौन रहेगा, राजा का काम कौन करेगा, ये जो सब जो सरकारी पद थे, पहले सिर्फ कुलीन वर्ग के लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, सभी को योग्यता के आधार पर मिलने लगा। अब जो भी योग्य होगा उनको उस सरकारी पद पर विराजमान होगा, वो बैठेगा। तो इस तरह से सुधार किया गया। अगला जो यहाँ पर हम लोग कार्य देखते हैं राष्ट्रीय सभा का, वो है लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार। लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार करना। राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाकर पूरे फ्रांस में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार किया। लोकतांत्रिक विचार मतलब अब राजा जो है वो अपने से खुद से अपने मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकता, वो संवैधानिक तरीके से शासन करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विचार। जनता को यह विश्वास हुआ कि शासन जनता के हित के लिए होना चाहिए। इन विचारों का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप और विश्व के अनेक देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलनों को प्रेरणा मिली। कहा जा रहा है कि ये जो विचार वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप में और विश्व के अनेक देशों में स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र के लिए आंदोलनों को प्रेरणा मिली। अब लोग अलग अलग जगहों पर भी आंदोलन करने लगे थे। अगला जो इसका कार्य है या फिर जो अगला उपलब्धि है वो है आधुनिक फ्रांस की नींव रखना। आधुनिक फ्रांस की इन्होंने क्या किया, नींव रखा, जो राष्ट्रीय सभा या फिर संविधान सभा थी। राष्ट्रीय सभा ने ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसने आधुनिक फ्रांस की नींव रखी। सामंतवाद का अंत, संविधान का निर्माण, समान कानून, मानवाधिकारों की रक्षा तथा प्रशासनिक सुधारों ने फ्रांस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए राष्ट्रीय सभा को आधुनिक फ्रांसीसी राज्य की निर्माता माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसलिए जो राष्ट्रीय सभा थी उसको आधुनिक फ्रांसीसी राज्य की निर्माता माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से जो राष्ट्रीय सभा या फिर जो संवैधानिक सभा था उसने इस तरह से अपना भूमिका निभाया, उसका इस तरह से उपलब्धि रहा है। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय सभा या फिर संविधान सभा ने फ्रांस में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए। सामंती व्यवस्था का अंत किया गया, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, संविधान का निर्माण किया गया, चर्च की शक्ति में कमी लाई गई। न्याय और प्रशासनिक सुधार इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे। इन सुधारों ने फ्रांस को निरंकुश शासन से निकालकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन की ओर अग्रसर किया। इसलिए राष्ट्रीय सभा को फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण संस्था तथा आधुनिक लोकतांत्रिक फ्रांस की आधारशिला माना जाता है। दोस्तों, अभी तक ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आपने अभी तक सिर्फ 1791 तक पढ़ा है। आगे चल के बहुत सारे और भी युद्ध होंगे, ठीक है, पूरा अराजकता फैल जाएगा, मारपीट होगा, उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन का क्या होगा, कब्जा होगा। नेपोलियन यहाँ का राजा बनेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से आंसर करवा चुके हैं। उसको जाके देखना चाहते तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और कंप्लीट पूरा जो सिलेबस है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप का, जो आपको पढ़ना है 1789 से लेकर के 1900 एडी तक का, ठीक है, कंप्लीट तैयारी हम इसी चैनल पर करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और सारे का आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।